हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आपको जैसे पता है बच्चों, हमारी बेसिकली 11वीं क्लास है। ज्योग्राफी हम लोग आपका देख रहे हैं और पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। पहले चैप्टर में हम लोग आपका जनरल परिचय है ज्योग्राफी का, उसको हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसमें सेकेंड चैप्टर आपका प्रारंभ करेंगे और सेकंड चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पहले चैप्टर को रिवीजन किया होगा। चलिए, तो हम चलते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ और चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। ध्यान दीजिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड चैप्टर है और आप इसको गौर करके देखिए। तो हमारे पास है, इसमें हम लोग बात करेंगे अर्थ की। किसकी बात करेंगे? अर्थ की। ठीक है। और अर्थ में आप देखिए, सबसे पहले अर्थ में इसी को हम लोग आपका देखेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। क्या देखेंगे? पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ। इस विषय में थोड़ी यूनिवर्स के आपको दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। और कह रहा है कि आपको कविता याद है कि जो अपनी क्लास में आप नर्सरी में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद है आपको? बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें आकर्षित किया है। कह रहे रात में जो हमेशा तारे आप लोगों को दिखाई देते थे, वो आपको क्या करते आए हैं? अट्रैक्ट करते आए हैं। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्यक प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये कैसे बने हैं, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है? इन प्रश्नों के आधारित कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने हैं। तो इन सब विषयों पर हम लोग बात करेंगे कि तारे कैसे बने हैं, कोई आकाश को पहुंच सकता है, ये तारे टिमटिमाते क्यों हैं, कैसे हैं। इन सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे और इसके साथ ही अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी को पढ़ोगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और विकास कैसे हुआ है। देखिए, सबसे पहले आप बात करेंगे पृथ्वी की आरंभिक जो इसमें प्रिंसिपल है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए कुछ सिद्धांत दिए गए। आप यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। मैं आपको बोलता हूँ, आप क्या होंगे यहाँ? कंफ्यूज। अगर आपने बिल्कुल थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो ये ध्यान नहीं रहेगा आपको। थ्योरी को हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति में कुछ सिद्धांत है, उस सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत सारे ऐसे फिलोसफर हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी आपकी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल काउंट का है, जिन्होंने सन 1796 में एक आपका एक थ्योरी प्रसिद्ध की थी। इसको बोलते हैं लाप्लास की थ्योरी। ठीक। और इसे ही आपका निहारिका आपका परिकल्पना। ठीक है, निहारिका आपका परिकल्पना। ठीक। अब देखिए, जो आपका निहारिका आपकी परिकल्पना है, इसको हम थोड़ा सा आप जान लेते हैं। इस परिकल्पना के अनुसार देखिए, एक ये एक थ्योरी आई थी। कब आई थी? 1796 में। किसने दी थी? एक गणितज्ञ थे, लाप्लास ने। उसी थ्योरी में कुछ संशोधन किया जिसको हमने नाम दिया निहारिका परिकल्पना। देखिए क्या कह रहे हैं कि निहारिका परिकल्पना एक सिद्धांत है, एक मान्यता है जिसके अनुसार ये बताएंगे कि पृथ्वी बनी कैसे है। ये कह रहे हैं कि परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ में बदल जाने से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित थे। ये कह रहे हैं कि जो हमारा ग्रह है, उस जो भी हमारे ग्रह बने हैं, चाहे आपका अर्थ हो, मंगल हो, वीनस हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, ये सारी चीजें जो हैं हमारी किससे बनी है? ये कह रहे हैं कि ये एक आपके धूल के पदार्थ थे या फिर बहुत सारे ऐसे खंगोले पिंड थे जो घूमते घूमते जुड़ गए या फिर घूमते घूमते ये क्या बने हैं? आपका ग्रह बने हैं। आकाश में बहुत सारी चीज कोई आपका रोटेट कर रही थी स्पीड में और उसी के अनुसार क्या बन गए आपके मेरे प्यारे बच्चों?
ये आपके सारी चीजें बन गए। इनका ऐसा मानना, हमारा कोई इसमें कंडीशन है नहीं। बाद में 1990 में चैम्बरलेन और बोल्टन ने ब्रह्मांड में एक भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। अब इसमें क्या आई, एक नई थ्योरी आई बाद में, कब, 1900 के आसपास। इस थ्योरी में क्या कह दिया, निहारिका परिकल्पना में, मैं आपको दोबारा लिखाऊंगा इसको नोट फॉर्म में जरूर, कि किस परिकल्पना में क्या कहा गया है, कौन सी जो हमारी अपनी परिकल्पना बनी है उसके अनुसार क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो क्या कहा इन्होंने कि 1990 में चैम्बरलेन और आपके मोल्ट ने एक फिर परिभाषा दी। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा, कि कोई एक बहुत बड़ा स्टार था और वो क्या गुजरा, सूर्य के नजदीक से। और जब वो नजदीक से गुजरता है सूर्य के, तो क्या हुआ, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण की तरह सूर्य से सिगार के आकार में कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ये था आपका सन और ये निकला कोई दूसरा तारा उसके बगल से, और कह रहा जब दूसरा तारा कोई निकला तो इससे कुछ थोड़ा सा पदार्थ टूटकर क्या हो गया, अलग हो गया। कैसा हो गया, अलग हुआ। ठीक, कह रहे हैं यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला हुआ पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। अब कह रहे हैं जो ये पदार्थ निकल गए थे, किससे निकले थे, अब ये कोई बड़ा स्टार था, जब ये इसके पास से गुजर रहा था तो इसने गुरुत्वाकर्षण की बल की वजह से इन तारों के बहुत सारे वहां पदार्थ को कहाँ खींच लिया था, अपनी तरफ। अब क्या हुआ, ये तो चला गया कहीं, ये इस तरह से निकल गया आगे। अब इसकी स्थिति कहाँ नहीं बची, यहाँ नहीं बची। अब यहाँ नहीं बची, लेकिन जो ये बाप का मैटर है ये तो है इसके पास में ही रहा। तो हुआ क्या, अब ये वाला जो आपका मैटर था जो उसके पास में थे, अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए ये बन गया सन। अब जो ये मैटर था वो क्या होने लग गया, इस तरीके से सूर्य के चारों ओर आपका घूमने लग गया। क्या हो गया, सन के चारों तरफ घूमने लग गया। क्लियर हुआ। अब देखिए क्या कह रहे, सूर्य के चारों तरफ घूमने लग गए और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रह के रूप में परिवर्तित हो गए। और कह रहे धीरे धीरे ये क्या बन गए सारे, यही आपके प्लैनेट बन गए, यही आपके ग्रह बन गए। क्लियर है, ये थ्योरी है। क्लियर है, ये देख दूसरी थ्योरी है। ये थ्योरी किसने दी है, 1900 के आसपास में आपकी थ्योरी आई है। ये आपका चैम्बरलेन ने दी है और बोल्टन ने ये थ्योरी दी है। भ्रमणशील तारे के, यानी कि हमारे सन के स्टार से कोई आपका सुपर सन गुजरा, जिसने उसने कुछ सूर्य का कुछ मैटर, कुछ पदार्थ को अपनी तरफ खींचा, उससे वो टूटकर अलग हो गए, और एक जब वो दूर चला गया तो वो आपके फ्री होकर कहाँ घूमने लगे, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगे। और क्या हुआ, यही आपका क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, ग्रह की परिकल्पना इसमें ही आ गई। अब होता क्या है, अवसर, अब देखिए एक नए इसमें फिर और दो वैज्ञानिक आएंगे, मैं आपको दूसरा क्लास चेंज कर लेता हूं। कह रहे हैं कि सर जेम्स जीन्स और बाद में हॉराल्ड जेफरी ने इस मंत्र का समर्थन किया। अब इसके साथ जेम्स एंड जो आपका जेफरी हैं, ये दो आपके उस समय के वैज्ञानिक रहे हैं। इन वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया, जो ये वाला प्रश्न इन्होंने दिया था कि सूर्य के बगल से कोई सुपर सन निकला, इन्होंने इसका समर्थन कर दिया कि हाँ जो ये बात कही गई ये बिल्कुल सच है। इस तरह से ही आपका ग्रह का निर्माण हुआ होगा। अभी हम ग्रह का निर्माण पढ़ रहे हैं और ग्रह के बीच में ही क्या है, एक ग्रह का हमारा पार्ट है पृथ्वी, फिर उस पर अध्ययन करेंगे। तो अभी ये कौन सा पार्ट है, ये कॉस्मोलॉजी का पार्ट है। क्लियर है। और इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे आपका सूर्य से या कैसे हमारे ब्रह्मांड से ग्रह बने हैं, उन ग्रह के अनुसार इन सब पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं समय बाद में सूर्य के साथ और साथी तारे के होने के बात मानते हैं। अब कह रहे हैं, अब देखिए आप क्या हुआ, यदि कुछ समय बाद तर्क दिया गया, सूर्य ने एक साथ एक तारे के होने की बात मानी। अब कह रहे हैं कि इसका समर्थन किया गया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, तर्क दिया गया कि सूर्य के साथ और साथी तारे हैं, यानी कि सन है, सन के साथ कुछ और साथी तारे हैं। क्लियर हो गया। और यह तर्क क्या क्या कहलाया, द्वैतार्क सिद्धांत कहलाया।
इसको हम बाइनरी थ्योरम्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए 1950 में रूस के ऑटो सिम्पसन व जर्मन के कार्ल वाइजर ने निहारिका परिकल्पना, ये बड़ी फेमस रही है, निहारिका परिकल्पना, क्लियर है, क्या दी, निहारिका परिकल्पना आपका में कुछ संशोधन किया। कौन सी वाली थ्योरी में, ध्यान दीजिए, ये पढ़ रहे थे निहारिका, ठीक है, ये वाली क्या कह रही थी इसमें कि घूमते हुए कुछ आपके पदार्थ थे जो आपका घूम रहे थे और घूमते घूमते समय के साथ वो गोल हो गए और क्या बन गए, घिरे। ये कौन सी परिकल्पना है, निहारिका, और इसी को बोलते हैं फ्लेमिंग बेल्ट का सिद्धांत, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। अब कह रहे हैं कि जिस वर्ण में विभिन्न था उनके विचारों ने सूर्य को एक सौर निहारिका से घेर लिया। किससे घेरा, सौर निहारिका से, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण से बनी थी। कह रहे जितने भी इसके पास ये पार्टिकल थे, ये 10 पार्टिकल थे बेसिकली, या तो इनमें हाइड्रोजन था या हीलियम था। और आप जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों कैसे हैं, ऊर्जा का अपार संचय है, क्लियर हुआ। अब मुझे बताइए, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है सूर्य के अंदर, यह आपके लिए होमवर्क है। अब देखिए अब क्या हुआ है, इन कणों का संघर्ष और टकराने की वजह से एक चपटी दस्तरीकार आकृति बदल गई। जब ये लोग आपस में, अब सूर्य के चारों तरफ कोई चीज घूम रही है, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, 10 पार्टिकल है, तो जब आपस में वो कण फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन का मतलब है वो लोग घर्षण करेंगे और आपस में टकराएंगे, कोलार्ज उनका होगा, ठीक, तो क्या होगा, एक चपटी जो दस्तरी होती है, प्लेट जैसी, इस आकृति में उनका निर्माण बदल गया। अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ, और कह रहे यही ऐसी फॉर्मेशन है कि आपस में घिसटते गए, मिलते गए और उनमें एक अलग सा आकार बनता चला गया, ठीक। कह रहे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों में नहीं वरना पूरे ब्रह्मांड संबंधित समस्याओं को समझाने का प्रयास किया है। और कह रहे हैं कि यही कारण है कि सब लोगों ने यूनिवर्स कैसे बना। देखिए आज भी यूनिवर्स अपने आप में मिस्टीरियस है, हमें नहीं पता, रहस्यमयवादी बना हुआ है। और आज भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गॉड पार्टिकल के ऊपर एक, आप देखेंगे स्पेन में और जर्मन में, आप वहाँ एक आपके बॉर्डर पर एक गॉड पार्टिकल लैब बनी हुई है, जिस पर आपका प्रयोग चल रहा है कि आखिर में यूनिवर्स बना कैसे है, यूनिवर्स बनाने की क्या कंडीशन है, आज तक हम लोग जान नहीं पाए। लेकिन हमने अलग अलग थ्योरी, अलग अलग प्रिंसिपल दिए हैं और उन लोगों ने उन आपके प्रिंसिपल, अपने सिद्धांतों को लोगों के सामने प्रतिपादित किया है और जो बताने की कोशिश की है कि इस तरह से कुछ रहा होगा। तो ये थे सब आपके पुराने सिद्धांत। अब आधुनिक सिद्धांत है, नया जमाना है, आपका तकनीकी समय है, तो आपके सिद्धांत भी नए होंगे और तकनीकी बेस होंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कुछ आधुनिक आपके मॉडर्न आपकी थ्योरी हैं, उनको देखते हैं। कह रहे हैं आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, और आप कहते हैं बिग बैंग का सिद्धांत। आज के समय में सबसे ऑथेंटिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाला और सबसे ज्यादा जिसको मान्यता मिली है, जो एप्लीकेबल थ्योरी में आता है, उसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो इन सब से आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी दो थ्योरी को पढ़ा है। किसकी, एक हमने चैम्बरलेन और मोल्टन की थ्योरी को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने निहारिका परिकल्पना को पढ़ा है, जो आपके इनुमन काउंटर ने दी थी, क्लियर है, ठीक। और एक फिर उसके बाद हमने जेम्स एंड जेफरी का, जो आपका सर जेम्स जीन्स ने दी थी और सर हॉल्ट जेफरी ने जो मत दिया था, कैसे उसको बाइनरी थ्योरीज कहा गया। न्यूमेरिकल हाइपोथेटिकस क्या होता है, निहारिका परिकल्पना को हमने देखा, उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम की कैसी कंडीशन है और पूरे ब्रह्मांड को कैसे बन रही है, इस कंडीशन को हमने बड़ा स्पष्ट करके देख लिया। तो एक बार देख लीजिए, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, पूछ लीजिए, फिर हम लोग आपको मॉडर्न थ्योरी की तरफ पढ़ेंगे और जिसका नाम है आपका गॉड पार्टिकल, क्लियर है। तो ये जरूरी है कि आपको पुरानी चीजें समझ आए, तो ही हम नए की तरफ बढ़ पाएंगे, ध्यान रखिए आप। और बच्चों इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, चाहे भले ही पूरा वीक लग जाए, लेकिन ऐसा हो ताकि आपसे कभी भी ये चीज आपके मिस ना हो इसमें से। चलिए देखिए, ध्यान देंगे,
बिग बैंग थ्योरी पर। अभी आप हम बेसिकली थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे इसको नोट फॉर्म में। देखिए, कह रहे बिग बैंग थ्योरी को क्या कहते हैं, इसमें ध्यान दें आप थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा। इसको कहते हैं विस्तृत ब्रह्मांड आपके परिकल्पना, ठीक, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, कि किस तरह से आपका ब्रह्मांड का धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, ब्रह्मांड कैसे बढ़ रहा है, उसकी हाइपोथेटिकल कंडीशन कैसी है, ठीक, उसको हम लोग आपका देखें। ठीक, अब देखिए, तो कह रहे हैं कि वर्ष 1920 में एडविन हबल, नाम ध्यान रखना, ने यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मिलेगा कि किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले यह परिकल्पना दी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, तो उसमें नाम आता है एडविन हबल का। ठीक, कह रहे हैं कि समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। आप प्रयोग जानने के लिए ब्रह्मांड विस्तार का अर्थ क्या है, एक गुब्बारा लें। ठीक, कह रहे हैं कि अगर आपको समझना है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और कैसे आकाश गंगा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अगर आपने 7th क्लास में ज्योग्राफी पढ़ी होगी और ज्योग्राफी में पहला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा सौरमंडल यूनिवर्स, तो उस समय मैं आपको पढ़ाता हूं ये सारी चीजें कि आकाश गंगाएं क्या होती हैं, कैसे आकाश, बहुत सारे आकाश गंगाओं से मिलकर आपका क्या बनता है, ब्रह्मांड बनता है। उसी एक आकाश गंगा हमारी जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मंदाकिनी गैलेक्सी से कहा जाता है। ठीक है, और उसी गैलेक्सी का एक तारा है जिसको हम बोलते हैं स्टार, और उसी सूर्य के 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में से एक हमारा ग्रह है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी। क्लियर है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखिए, आप प्रयोग कर सक जानने के लिए क्या 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 कर सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हो रहा है। सबसे पहले आप क्या करें, एक गुब्बारा ले लें और गुब्बारे के ऊपर एक कुछ निशान लगाएं। ठीक, और आप मान लीजिए आपने एक गुब्बारे पर 10-15 निशान लगा दी और आपने कह दिया है ये 10-15 निशान कैसी हैं, आकाश गंगा है, गैलेक्सी हैं ये बहुत सारी। क्लियर है, अब आप गुब्बारे को फुलाएंगे और गुब्बारे पर लगे निशानों को फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते हुए प्रतीत होंगे। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी बढ़ रही है और यही परिमाण स्वरूप क्या हो रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों की दूरी के अतिरिक्त स्वयं भी बढ़ गया है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल जिन हमने गुब्बारे के अंदर जो बैलून पे हमने जो टिक लगाए थे केवल उनके बीच दूरी बढ़ी, ऐसा नहीं है। इवन क्या हुआ है, जो गुब्बारे हैं वो भी चौड़े हुए हैं। यदि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी में अतिरिक्त ही स्वयं चिन्ह बढ़े हैं, तो जबकि तथ्य के अनुसार नहीं है। कह रहे हैं कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त स्वयं चिन्ह बढ़ गए हैं, जबकि तथ्यात्मक यानी कि जो इशू के अनुरूप अगर नहीं है, वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं का विस्तार सिद्ध नहीं करते। लेकिन आप ये नहीं कह सकते। देखिए, उन्होंने अपनी थ्योरी को बताया, अब उसके बदले में तर्क आया कि आकाश गंगाओं के जो बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण जो है आकाश गंगाओं के विस्तार को सिद्ध नहीं करता। अब आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने गुब्बारे पर स्टार लगा दी क्या इस तरह सेम ऊपर कंडीशन हो रही होगी, या ऊपर कोई हवा भर रहे हैं हम, नहीं। तो उनकी थ्योरी को यहाँ आपका सिद्ध नहीं कर पाए। वो होता क्या है, गुब्बारे के सिद्धांत को आंशिक रूप से मान्यता मिली और क्या कह दिया, जो एडम हबल ने ये आपकी अपनी थ्योरी दी थी, ये देख रहे थे ना, एडविन हबल ने क्या बोल दिया कि ठीक है, लेकिन सब लोग इसको, आप लोग एग्री नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसा हो सकता है, ये लोगों ने माना, लेकिन ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। अब कह रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार, अभी हमने बिग बैंग पढ़ा ही नहीं है, अब हम पढ़ेंगे। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में होता है। कैसे होता है, निम्न अवस्थाओं में। अब यहां से इन्होंने शुरू किया है किस तरह से ब्रह्मांड बढ़ रहा है, ये देखिए किस तरह से यूनिवर्स को इन्होंने बढ़ता हुआ दिखाया है। आप इसमें इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सारी आकाश गंगाओं की परिकल्पना को ही ऐड किया है इसमें कि आकाश गंगा क्या होती हैं, किस तरह की होती हैं, इसको समझिए। देख लिया, चलिए। सबसे पहले
तो कुछ कुछ आपको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग जैसा फीलिंग इसमें आ रही होगी, क्योंकि जब चीजें हमारे समझ में नहीं आती तो हमको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, लेकिन आप उसको रिवीजन करेंगे समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं और इस पे थोड़ा सा देखते हैं। कह रहे हैं सबसे पहले अगर आप इसमें बात करोगे तो चीजें थोड़ी सी स्पष्ट आपके रूप में हो जाएंगी। जैसे कह रहे आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक यानी कि एकाकी परमाणु, कह रहे हैं कि जिनसे ये हमारा इतना बड़ा यूनिवर्स बना है, एक छोटे समान गोली जैसे रहे होंगे और एक परमाणु होगा, एक एटम होगा के रूप में एक स्थान पर स्थित थे। थ्योरी क्या कह रहे हैं? पहली थ्योरी फर्स्ट अवस्था, फर्स्ट कंडीशन ये कह रहे हैं कि वे सभी मैटर, वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है वो छोटे छोटे रहेंगे। जैसे गोली नहीं होती जो आपकी पहिए में गिरती है साइकिल में, कांच जैसी गोली, एक सिंगल एटम रहा होगा, ठीक है। और कह रहे हैं एक ही स्थान पर फिक्सेबल होंगे जिनका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान तथा घनत्व में अनंत था, यानी कि वो बहुत छोटे से ही थे लेकिन उनका आयतन सूक्ष्म था, लेकिन टेम्परेचर और डेंसिटी अनंत थी। टेम्परेचर मतलब उनका तापमान, डेंसिटी मतलब उनका घनत्व, यानी कि हम घनत्व और टेम्परेचर की परिकल्पना नहीं कर सकते, इतना था, लेकिन थे बहुत छोटे एटम। बिग बैंग प्रक्रिया में अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कुछ इस तरह से रहे होंगे, कुछ एटम कुछ इस तरह से रह गया कोई, ठीक है, कुछ इस तरह से हुआ होगा। और ये कैसे थे? आपके फिक्स थे एक ही जगह पर। कैसे थे? एक ही जगह पर आपके फिक्स थे, छोटे थे। अब इनमें क्या हुआ? किसी एक में आपका विस्फोट हो गया। अब विस्फोट होगा तो ये फटेगा मेरे प्यारे बच्चों, और फटेगा तो इसमें बहुत सारे मैटर निकलेंगे, पदार्थ निकलेगा, कोई छोटा बड़ा, कोई इधर उधर जाएगा, इस तरह से। ऐसा ही होगा कुछ भाई, इस तरह से ही होगा। अगर कोई आपका ब्लास्ट होगा, मान लीजिए कोई आपका मैटर फटेगा, इस तरह से अगर फाड़ दूं मैं इसको, तो ये कैसा होगा? ब्लास्ट होगा। ध्यान रखना इनमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन है कैसे? बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे हैं ये। अब क्या कह रहे हैं? ये प्रक्रिया वृहद है। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पहले हुई है। कब हुई है? 13.7 करोड़ वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले। लाख नहीं, हजार नहीं, करोड़ नहीं, अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है और कह रहे हैं कि ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। ये इस बात को प्रूव करते हैं। तो ये थ्योरी किसकी प्रूफ हुई? जो एडविन हबल ने हमें थ्योरी दी थी। और एडविन हबल क्या कह रहे थे? कि यूनिवर्स का एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन उन्होंने गुब्बारे वाला सिद्धांत दिया। इन्होंने गुब्बारे को सिद्धांत दिया ही नहीं, बस इन्होंने ये कह दिया हाँ यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, ब्रह्मांड आपका बढ़ रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण में कुछ, अब देखिए ये कह रहे हैं कि विस्तार क्यों हो रहा है, उसका कारण है कि कुछ पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। कह रहे हैं कुछ ऐसी ऊर्जा है जो आपका क्या हो गई है, कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपका मेटल में चेंज हो गई है, मैटर में। और कह रहे हैं कि विस्फोट ठीक के बाद 1 सेकंड के अल्पस के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ है। और कह रहे हैं कि 1 सेकंड के अल्पकाल के बाद ही क्या हुआ? विस्तार हुआ है। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई है। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। और कह रहे कि जब इनके अंदर अल्पकाल में ही आपका विस्तार हुआ और धीमी गति से ये बढ़ गई, और बिग बैंग होने के साथ ही क्या हुआ? आरंभिक 3 मिनट में आते आते ही पहले आपके परमाणु का आपका निर्माण हो गया। और इससे क्या हो गया? 3 मिनट में कुछ आपके पहले ही आपके परमाणु जो है आपके बन गए, यानी कि विस्फोट होने के बाद। ठीक, चलिए इतना देख लिया हमने। अब कह रहे बिग बैंग से 3 लाख वर्ष पूर्व दौरान तापमान कितना था? 4500 केल्विन तक गिर गया।
यानी कि अगर आप बिग बैंग थ्योरी से जब ब्लास्ट हुआ उसके बाद क्या हो गया कि टेम्परेचर में अचानक गिरावट आई और कितना पहुंच गया 4,500 केल्विन नीचे गिर गया। अब ऑब्वियस बात है जब नीचे गिरेगा ठंडा होगा कि गर्म होगा। अब आप बताइए। अब कह रहे हैं परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिसको हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड का विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी का होना। कह रहे हैं कि आकाश गंगा जो है, जो आपकी गैलेक्सी है, उनके बीच का होना। कह रहे हैं हायल ने इस विकल्प को क्या कहा है? स्थिर अवस्था परिकल्पना। ठीक, का प्रस्तुत किया है। इस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय एक ही जैसा रहता है यदि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधित अनेक प्रमाणों से मिलने वाले वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड के विस्तार के पक्षधर हैं। कैसे हैं? अब ये कह रहे हैं हाँ वाकई में सही है और क्या है, ब्रह्मांड में आपका अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। तो ये थी आपकी बुक की हिसाब से थ्योरी, लेकिन मैं कल जो है देख लो एक बार। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने न्यारिका, लाप्लास थ्योरी, गुब्बारे वाला सिद्धांत, एडो हल का सिद्धांत और आपकी मॉडर्न जो आपकी थ्योरी आई है बिग बैंग, इस पर बात की। मैं कल आपका स्टार फॉर्मेशन से पहले मैं उनको आपको नोट फॉर्म में मैं आपको लिखाऊंगा और आपका रिवीजन कराऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो फिलहाल एक बार इसको पढ़िए, रिवीजन कीजिए। चैप्टर थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा समय कैसे बने हैं। आपने देखी होंगी बहुत सारी मूवी आती हैं, जोरासिक वर्ल्ड एरा, जुरासिक एरा, कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस, ये सब हम लोग इसी में देखेंगे कि है क्या। क्लियर है? और आपको वहां से एक विजन भी क्लियर हो जाएगा कि ये उस समय की धारणा को लेकर बनाई गई आपकी मूवीज हैं, तो उसमें ज्योग्राफिकल क्या इम्पैक्ट है, इन सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।